सर हम लोग जिधर इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आदरणीय माता समान सोमवती जी, ये वक्त लंबे वक्तव्य देने का नहीं है। समय भी एक अपनी उसकी पाबंदी है। आयोजक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि आगंतुक लोगों को समय ज़्यादा दिया जाए। इसलिए मैं चंद बातें कहकर अपने आप को विराम देना चाहूँगा। मुझे अपनी दिल्ली की एक बैठक की याद आती है जिसने मेरे जीवन को थोड़ा सा इस दिशा के अंदर जोड़ा कि मैं बाप से जुड़ूं। उस सभा में बाबूजी ने कहा कि ये संगठन आपको कुछ देगा नहीं, जिसने संगठन को कुछ देना है, जो देने की जिसकी इच्छा है वो यहाँ जुड़े। जिसकी कुछ लेने की इच्छा है उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। आगे भी उन्होंने कहा कि जो घर बर्बाद करने की सीमा तक जा सकता है वो जरूर जुड़े। तो एक क्यूरियोसिटी सी हुई कि ये क्या संगठन है जो अपने काम करने वालों से सैक्रिफाइस ही मांग रहा है और ये कह रहा है कर्मचारियों का संगठन है ना, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। तो एम्प्लॉइज फेडरेशन का एक आपस में ख्याल रहता है कि वो संगठन एम्प्लॉइज के लिए काम करेगा और मैं खुद एम्प्लॉइज था और वो संगठन कहता है कि एम्प्लॉइज के लिए कुछ नहीं होगा। तो एक ये था कि क्या संगठन ऐसा क्या काम करना है जिसने एम्प्लॉइज का संगठन है और एम्प्लॉइज के लिए कुछ नहीं करना है। तो एक क्यूरियोसिटी भी थी, तो उसने जो जुड़ने का मौका दिया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पहला मेरा जुड़ाव रूपचंद सेठ जी के कारण हुआ, क्योंकि वो उसी ब्रांच के अंदर थे जिस ब्रांच के अंदर मुझे नौकरी करने का ज्वाइन करने का अवसर मिला था। और दूसरा मेरा बाप सेठ में जुड़ने का कारण बाबूजी रहे हैं। तो हमने सारा जीवन से प्रेरणा ली है। ये जो बात इनको गलत लगती थी वो सीधे खुलकर मुंह पर बोलते थे, डांटते भी थे, लेकिन साफ दिल था। साफ दिल के व्यक्ति थे, मन में कुछ नहीं रहता था, जो मन में रहा कह दिया। जैसा मैंने कहा था, तो मैं अपनी बात यहीं पर विराम दूंगा कि उनका जीवन है जिससे हम हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। इस अवसर पर हमने उनके जीवन के कुछ लम्हों को, कुछ तथ्यों को जो हमने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किए हैं, क्योंकि हम जो काम करने वाले लोग होते हैं वो काम के अंदर ज़्यादा ध्यान देते हैं
और अपने जीवन के लम्हों को संजो के रखने के अंदर कोई हमारी खास रुचि नहीं रहती है। तो बाबूजी का भी ऐसा ही था, कहाँ कहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया है इसका कोई उन्होंने अपने पास ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं रखा था, और हमारे पास भी ऐसा कुछ नहीं था। तो बड़ी मुश्किल से जहाँ जहाँ से थोड़ा बहुत इकट्ठा हुआ तो आपके सामने रखा है। लेकिन मैं आज सोचता हूँ कि हमारे जो अभी के साथी हैं, तो बाबूजी के जाने के बाद हमें उनके जीवन के बारे में दर्शाने में बहुत कठिनाई का अनुभव हुआ। तो मैं चाहूँगा कि अभी उनका सभी साथियों का कुछ ना कुछ जीवन के लम्हों को संजो कर रखने का भी हम एक अब प्रयास करेंगे। धन्यवाद आप सबका, आप सब लोग ने अपना समय निकाल के यहाँ पे आए, तो मैं आपका स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। सभी लोग बात करना चाहेंगे। मैं अभी बुलाऊंगा हमारे बहुत सीनियर बाबू मूलचंद जी के कोठी हुआ करती थी, और मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसा देश का बुद्धिजीवी वर्ग नहीं होगा जो बाबूजी की कोठी पर आया न हो, चाय न पिया हो, उनसे बहस न किया हो, उनसे चर्चा न किया हो। और चर्चा में सब लोग बाबूजी को लोहा मानते थे, लोहा मानते थे, लोहा मानते थे। हम लोग बाबूजी की इज्जत इसलिए करते रहे, हम तो अपना गुरु मानते रहे कि झोपड़पट्टियों में हम लोग गरीब बस्ती से हैं, पूर्वांचल यूपी से हैं। जब भी अत्याचार पापाचार यूपी में होता था, दिल्ली में होता था, बाबूजी के पास हम लोग संदेश देते थे। बाबूजी की चलती ही बहुत थी, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय हो, चाहे गृह मंत्रालय हो या मानवाधिकार आयोग हो, उनकी इतनी पैर थी कि एक टेलीफोन पर हम लोग का काम हो जाता था। थाना अशोक बिहार डीसीपी वगैरह मेरी सबकी अगुवाई करते थे। आज बाबूजी, कौन कहता है बाबूजी हमारे बीच में नहीं है? कौन कहता है कि बाबूजी हमारे बीच में नहीं है? अरे बाबूजी हमारे बीच में है, बाबूजी हमारे बीच में है। सिर्फ उनकी तस्वीर देखिए, कहते हैं खामोश, मैं तुम्हारे बीच में नहीं हूं, ये मत बोलना। वो कहते हैं खामोश, तुम्हारे बीच में नहीं हूं, ये मत बोलना, तुम्हारे बीच में हूं। बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए आप काम करो, हम तो आपके बीच में हैं। कहाँ बाबूजी नहीं है जी? उनकी लेखनी, उनका विचार, उनका सोच, उनका भाषण, मैं समझता हूँ बाबूजी बहुत रोबीला आदमी थे। टाई लगा करके कोट पहन करके मंच पर जाया करते थे। और सही भाई साहब ने कहा कि जिस दफ्तर में जाते थे, वो दफ्तर में अफसर उसकी घिरकी बज जाती थी। कौन आया है? कि उनका हाव भाव ऐसा रहता था। लेकिन बताऊं आपको, फटे पुराने चप्पल पहनने वालों से, गरीबों से, फटे पुराने कपड़ा पहनने वालों से, मजदूरों से उनका बहुत बड़ा प्यार था। लोग कहते हैं कि बाबूजी किसी के शादी विवाह में नहीं जाते थे। ये कड़वा सच है। कोठी बंगला कार वालों के यहाँ शादी विवाह में नहीं जाते थे, लेकिन जहाँ झोपड़पट्टियों से निमंत्रण आता था तो बाबूजी जरूर जाते थे। और नीचे पत्तल पर ही जमीन बैठ के भोजन लेके ही तब आते थे। उनमें एक कला थी, वो सबको आना चाहिए। अभी वामसेप के जितने दिग्गज लोग हैं, जो बड़े सीना चौड़ा करके वामसेप की बात करते हैं और इधर मंचों से कहते हैं कि बाबूजी ने कहा कि इधर आइए, इधर कुछ तुम्हें मिलेगा नहीं। अरे तुम्हें तो बहुत कुछ मिल गया। जो लोग छोटे मेंबर के रूप में काम करने आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए। बाबा साहब का सपनों भारत बनाने की जिम्मेदारी उनकी ज्यादा बनती है, लेकिन वो लोग अपनी जिम्मेदारी कम निभा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, ईगो पैदा करना, घमंड पैदा करना, अहंकार पैदा करना, ये सब उनके अंतर्गत आ चुका है। ये नहीं होना चाहिए। सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरी बात कड़वा लगे, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ती कभी भी,
देखिए जान जाइए, सब लोग एक मंच पर आइए। अगर एक मंच पर नहीं आएंगे तो आपने जो बच्चा पैदा किया है वो आपका साथ नहीं दे रहा है। जो आपने बच्चा पैदा किया है वो आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन पोता भी आपका साथ नहीं देगा। इसलिए आज हम लोगों को शपथ लेना चाहिए। इस मौके पर सब इकट्ठा हो जाओ, ईगो छोड़ दो। अरे बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है, आपके सपनों का भारत नहीं बनाना है। इन शब्दों के साथ अगर किसी को ठेस लगी हो तो क्षमा नहीं मांगता, अवगत कराइएगा, बहस कर लीजिए, बात कर लीजिए, 200 सवाल पूछ लीजिए। क्योंकि मैं तो अनपढ़ आदमी, झुग्गी में रहने वाला आदमी, मजदूर का बेटा, 35 साल से आप लोगों के साथ रहता हूं, लेकिन आप लोग देखता हूं बड़ा दुख होता है कि आप लोग इकट्ठा क्यों नहीं होते हैं। जय भीम, जय भारत। एक महान व्यक्ति के लिए कुछ कहना थोड़ा मुश्किल होता है जब हम उनको जानते नहीं हैं। मेरी सोच कहती है कि इतने महान इंसान ऐसे ही नहीं बन जाते। उनकी बरसों की मेहनत और त्याग और तपस्या होती है, और साथ में उनके परिवार का सहयोग, तभी वो महान बन पाते हैं। और जो श्रद्धांजलि है सब अर्पित करते हैं, क्या वो सच में अर्पित होती है? वो भी तभी अर्पित होती है अगर जो उन्होंने हमें सिखाया है, हमें जोड़ा है, और उसको हम मानकर उनको जानते हैं, और उसी उनके पद चिन्हों पे, मेरा कहने का मतलब है उनके सही पद, उनके विचारों पे चल के हम जब आगे बढ़ते हैं तो वो श्रद्धांजलि होती है। उन्हें जीवित रखते हैं हम अपने मानसिक यहाँ पे। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो उन्होंने सिखाया है उसी को कार्य आगे बढ़ाते जाएं। धन्यवाद। चंद्रपुर से आया हूँ, हमारे बराबर से आज का ये हिसाब का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसमें हमने पहला सत्र बाबू के लिए श्रद्धांजलि पर अर्पण करने के लिए आयोजित किया गया। उनकी जो यादें हैं, वामसेट परिवार से लेकर इंसाफ परिवार के जो सदस्य हैं, उनके दिलों में मूलचंद जी के जो यादें हैं बहुत बसे हुए हैं। साथियों, ऐसी कुछ यादें मेरे भी मन में है। मैं छोटे से गांव में नौकरी किया करता था, और वहाँ हमने एक कार्यक्रम के उपरांत बाबूजी को बुलाए थे। वो तालुका प्लेस था, वहाँ पे हम वामसेट का एक ऑफिस चलाया करते थे। तो उस वक्त ये बात है, हमारा एक वहाँ पे हमने तय करके रखे थे, जो भी हम फील्ड में जाके कोई कार्य करते थे, कन्वेंसी अपना कार्नर मीटिंग हो, या किसी कार्यकर्ता की विजिट करना हो, या किसी मान्यवर को मिलना हो, तो ये अनुभव हम वापस आके ऑफिस में रजिस्टर में लिखा करते थे। तो ऐसी कई सारे बातें थी, कई प्रोग्राम बस, कुछ फोटोग्राफ भी रखे हुए रहते थे। और उस वक्त वामसेट में काम करने का जज्बा कुछ अलग ही था। कई सारे लोग वामसेट के तरफ आकर्षित हुआ करते थे। तो उस वक्त जो ऑफिस में जो हमारी एक्टिविटी चलती थी, राजौरा जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र की बात कह रहा हूँ मैं, तो
बाबूजी ने वो बैठ के ऑफिस में हमारे कार्यकर्ता से को भी संबोधन किया और जो भी हमने एक्टिविटीज वहाँ पे चलाई थी उनका उन्होंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद वो कहने लगे, विश्राम जी बोले आप यहाँ के तालुका प्रेसिडेंट हो, बहुत सारे अच्छे उपक्रम यहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, तो ये सब रिकॉर्ड्स और सब बातें देख के मुझे ऐसा लग रहा, बोले मैं देश में घूमते रहता हूँ लेकिन ऐसा यूनिट मुझे नहीं कहीं दिखाई दिया। ऐसा वो बाबूजी ने जो सेंटेंस कहे थे तो बहुत सुन के अच्छा लगा, हमारे साथियों को भी अच्छा लगा और वाकई अच्छा काम था, ऐसा मेरा भी मानना है। और उसके बाद जो नेशनल कन्वेंशन होते रहे उसके उपरांत भी हमारी मुलाकात होते रहती थी। एक बार चंडीगढ़ में कन्वेंशन रखा गया था, हमारे महाराष्ट्र के साथी चंडीगढ़ गए थे और वहां से रिटर्न आते वक्त मेरे ख्याल से वो दिसंबर का आखिरी सप्ताह था। महाराष्ट्र लोगों को बहुत सारी ठंड लगती है, तो इतनी ठंड पड़ी थी दिसंबर के वो जो सप्ताह में रिटर्न में आ रहे थे, तो रास्ते में हमने ट्रैवल्स को जीवन बुद्ध विहार में रुकवाए थे। तब उतने रात में लगभग 2, 2:30, 3 बजे की बात होगी, वहां हम आए और आते वक्त किसी हमारे साथी ने बाबूजी को फोन पे बताया था कि हम लोग आ रहे हैं, हमारे ये ठंड के वजह से कहीं तो भी रुकना होगा। वो बुलगंग बुद्ध विहार में उन्होंने जो व्यवस्था की और वहाँ हमारे सब साथी थके आ रहे, वहाँ उन्होंने आराम किया। दूसरे दिन घर पे हम उनके कहने पे हम गए, चाय नाश्ता वगैरह बाबूजी के घर पे हुआ। तो ऐसे कई सारे यादें बाबूजी के इसमें है। तो साथियों, आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। बाबूजी ने बहुत ही अपने जीवन काल में संघर्षमय जीवन ये जिए हैं और तो साथियों, उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में काम किया, वो सराहनीय काम था और मानसिक के प्रति उनकी बहुत निश्चित श्रद्धा रही है। और उसके साथ चलते इंसाफ के जो पहले प्रेसिडेंट बने थे, उन्हीं के हाथ से मैं रिटायर्ड होने के बाद में उन्हीं के हाथ से जो लिखा हुआ लेटर मुझे। धन्यवाद अमृतलाल जी, सभी को मेरा सादर जय भीम। बाबूजी से मेरा पहला परिचय DRDO रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहता था मैं, वहाँ किसी ने मिलवाया और जब मैं उनसे मिला तो बड़ा ही प्रभावित हुआ। उनसे कुछ देर बात हुई तो फिर उन्होंने कहा था कि भाई बाबा साहब का जो था, जो उन्होंने हमें बातें बताई थी, तीन तो उनमें से एक था कि संगठित रहना है, तो हम सबको संगठित रह करके कार्य करना है। तो मैंने कहा संगठित रहना है, ठीक है, आप हमसे कह रहे हैं, पर ये जो ऊपर जो राजनेता हैं ये संगठित क्यों नहीं होते? रामविलास पासवान है, मायावती जी हैं, इन्हें संगठित कराइए। तो उन्होंने बड़ा ही संक्षिप्त उत्तर दिया कि देखिए वो अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग जिंदा होके भी जिंदा नहीं रहते और कुछ लोग मरने के बाद भी नहीं मरते। तो बाबूजी उनमें से हैं जो जिंदा रहने वाले लोग हैं। जब तक इस देश में बहुजन समाज का इतिहास रहेगा, बाम सेल्फ की चर्चा रहेगी, तब तक मूलचंद साहब का नाम रहेगा और उनका संघर्ष रहेगा। हम भी उन्हीं के संपर्क में आए और उनको आदरांजलि और श्रद्धांजलि के रूप में यही कहेंगे कि हम भी
जब तक सांस है इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। अभी अतुलवीर सिंह जी ने कहा कि जब उनकी सबसे पहले पापा से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि भाई जिसको कुछ यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं इस संगठन से, आजकल के जिस युग में हम रह रहे हैं, तो यही बात शायद हम लोग भी पापा से पूछते थे कि ये जो काम कर रहे हैं इसका क्या फायदा है, जो है ना। हम तो केवल इतना ही देखते हैं, अच्छा ये जो बामसेव के जो हमारे साथी जो काम कर रहे हैं, देखिए उनको तो नमन है, क्योंकि बामसेव के जो लोग काम कर रहे हैं बगैर किसी भावना के निस्वार्थ भाव से जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा जो यहाँ पर जो लेडीज उपस्थित हैं, माताएं बहनें उपस्थित हैं, मैं उनका वो मानता हूँ, क्योंकि बगैर किसी के आजकल के टाइम में जो वक्त जो चल रहा है, कोई किसी को देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं है, एक चाय की प्याली भी कोई किसी को नहीं पूछता। लेकिन ये जो हमारी बामसेव परिवार की जो लेडीज़ हैं, इनको मैं वास्तव में ही जो है ना मन से जो है ना इनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने उसमें हमारी मम्मी भी शामिल है कि हमने शुरू से ये देखा कि कोई भी व्यक्ति आए तो हमें उसका कार्य करना ही करना है। बामसेव में यहाँ कई लोग हैं जिनको मैं जान रहा हूँ, क्योंकि छोटे से थे जब काशीराम जी आया करते थे, तो तभी से मैं उनको सुना, ये प्रोग्राम वगैरह जो चला करते थे। अभी जो उन्होंने अतुलवीर सिंह जी ने बताया जो है कि वो बामसेव का जो ये प्रोग्राम था, डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम हुआ था, ये था। और 1984 में जब ये साइकिल रैली वगैरह हुई थी, मैं तो तभी से देख रहा हूँ जो है, ये अपने गौतम जी भी यहाँ थे, निर्मली साहब, ये सब लोग यहाँ पर थे, मदन पाल जी वगैरह जो है ना, साइकिल रैली वगैरह भी जो है यहाँ पर होती रहती थी। तो मैं तो केवल अपने जो फादर हैं उनसे केवल इतना ही सीखा कि इस समाज में जो हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं, हमें जो भी हम यहाँ पर हैं, ये किस चीज़ की देना है। हमारे माँ बाप का तो रोल रहता ही रहता है जो है ना, इसमें कोई शक नहीं है जो है ना। हमारे घर वाले हमारे वो तो हम लोग की सहायता करते ही करते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम जो चल रहा था, इसमें जो सबसे बड़ा योगदान था वो डॉक्टर अंबेडकर साहब का था। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हमें जो दिया, तो उसी की वजह से आज हम लोग यहाँ पर पहुँच पाए हैं जो है ना। और उसमें से भी जो सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने ये कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो जो है ना। तो जितना मैं ये देखता हूँ, जितना मैं समझ रहा हूँ कि शिक्षित तो शायद हम बन गए हैं, लेकिन वो उस शिक्षा का क्या फ़ायदा हो रहा है, उस शिक्षा से हम क्या हासिल कर पा रहे हैं, शायद आजकल के टाइम में यही सबसे बड़ी जो है समझने की ज़रूरत है। हम लोग अच्छी नौकरी भी कर रहे हैं, कोई इसमें कोई शक नहीं है, और हम लोग को ऐसा लगता है क्या ज़रूरत क्या है हमें जो है ना, सब कुछ तो मिल रहा है हमें जो है ना, हमें इसको कहने की ज़रूरत क्या है। लेकिन जो वास्तव में ही इसके पीछे की बात को जानते हैं, जो समाज सुधारक हैं, वो ये जानते हैं कि ये जो सिस्टम जो अभी हमें मिला है, अभी भी हमें उससे ज़्यादा हम इसके हकदार हैं, हमें अभी और कुछ बहुत चाहिए, और उसके लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। हमें जो ये नौकरी मिली है सब ये बाबा साहब की उसमें मिली है, लेकिन अगर हम इसी तरह निष्क्रिय होते रहे, तो मैं तो केवल इतना ही सीखा हूँ कि अगर हम इसमें निष्क्रिय हो गए तो ये पुराना सिस्टम को वापस लाने में शायद मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा जो है ना। आज हम जितना ये सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है, सब कुछ बात है, गाड़ी वगैरह हमने सब कुछ खरीद ली है, लेकिन ये सिस्टम बदलते हुए और इस तरह के काम हो रहे हैं, तो हमें जो है ना और ज़्यादा सोचना है। और बामसेव के लोग को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इसमें जो अपना कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से लोगों को समझा रहे हैं। अब किसी को कितना समझ में आता है ये उसके ऊपर है, लेकिन हमें अपना काम करना है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो पापा ने हमें बताया, तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करते रहें, और जो उसका परिणाम है वो अच्छा ही होगा। धन्यवाद। उधर हम लोग जिधर रहते हैं उधर बड़ा गलत क्षेत्र है, फिल्म होता रहता है। तो सन 2008 में बाबू से मुलाकात हुई। बाबू जी बहुत साहसी आदमी और बड़ी मदद की हम लोगों की। जो बाबू मूलचंद जी के लिए जो आदरांजलि सभा के निमित्त ये सत्र समर्पित किया गया है, मैं इंसाफ के आयोजकों को उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
बहुत सारे वक्ताओं ने जो मूलचंद जी के बारे में बहुत सारी बातें की है वो अक्षर से सही है। उन बातों को दोहराने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। अभी जब से मैंने बाम से इसमें ज्वाइन किया है तो मेरा सफ़र बाम से में जो सबसे पहला विभाजन हुआ था उसके बाद से मेरा सफ़र शुरू हुआ है। और जब से हम जुड़े हैं और मूलचंद जी के साथ रहे तो जैसा मेरे से को महेंद्र सिंह जी ने बोला कि वोट तो थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आज के जो उदित राज्य है उस समय रामराज हुआ करते थे। तो हम गाजियाबाद के साथी एक बार उनसे मिलने गए, मूलचंद जी हमारे साथ थे। उन्होंने बाबा साहब पर कोई ऐसी विपरीत टिप्पणी कर दी कि बाबूजी को बहुत गुस्सा आ गया। उस समय उनकी पोस्टिंग भी गाजियाबाद में थी, ऑफिस आगे थे भी उनके साथ हुआ करते थे उस दौर में। तो जिस बुरी तरह से उनको लताड़ा था उन्होंने, तो ये हर एक के बस की बात नहीं होती। आज का ये भावुक क्षण है और भावुक क्षण इसलिए भी है कि बाप से अपना जो कार्यकर्ता ने जो सीखा है जीवन में वो सबसे पहले जेब से खर्च करता है। और वो जेब से केवल पैसे ही खर्च नहीं करता है, अपना समय खर्च करता है, अपने परिवार की बहुत सारी इच्छाओं को खर्च करता है, अपनी पत्नी की बहुत सारी आकांक्षाओं को, उसकी चाहतों को खर्च करता है, अपने बच्चों की भी बहुत सारी चाहतों को खर्च करता है। तब जाकर के 500 के कार्यकर्ता का निर्माण होता है। आज बाबू जी के बारे में जब हम उनसे लगभग हम साथी गए थे, दूसरी बात तो हमारे साथी गए थे तब उनके साथ नहीं जा पाया, लेकिन वो चाहते थे और वामसेट के सभी पुराने कार्यकर्ता चाहते थे कि कुछ हो जाए, लेकिन वो कुछ हो नहीं सका। ये सभी पुराने जो वामसेट के कार्यकर्ता हैं, समर्पित रहे हैं, वो एक एक करके उस अधूरेपन के साथ विदा हो रहे हैं। और वो अधूरापन उनका ये नहीं था कि उनको कुछ समाज में कोई ऐसा रुतबा मिल जाए कि वो एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, या वो ये बन जाए या वो बन जाए, जैसा आजकल जो प्रतिस्पर्धा समाज में देखने को मिलती है। वो कुछ ये था कि जिस मूवमेंट को हम लेकर के चले थे उस मूवमेंट का हासिल क्या हुआ, उस हासिल को लेकर के या उसके परिणामों को लेकर के वो सदैव चिंतित रहते थे। और जैसे जैसे ये विभाजन दर विभाजन होते चले गए तो कार्यकर्ताओं ने जो वो बेसिक कैरेक्टर था वो तो नहीं छोड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जिनको हम अक्सर खुले मन से चर्चा नहीं करते, उन पर हमें चर्चा करनी चाहिए कभी समाज हित में। आज वो समय नहीं है। हमें फगवाड़ा का दौर याद है, वहाँ से हम एक नई दिशा ले सकते थे। मदन पाल जी हमारे बीच में बैठे हैं जो उस मीटिंग के गवाह हैं, लेकिन वो वहाँ भी कुछ हो ना सका। तो आज हम सब लोग, और दूसरा कभी कभी हमें ये भी पीड़ा सुनने को मिलती है जो वामसेट के पुराने लोग हैं, और पीड़ा होती है, पीड़ा ये होती है कि हम कभी कभी ये नारा लगाते हैं कि काशीराम जी का मिशन अधूरा, या मूलचंद जी का मिशन अधूरा, या फलाने का मिशन अधूरा। काशीराम जी का अपना कोई मिशन नहीं था, मूलचंद जी का भी अपना कोई मिशन नहीं था। जैसे मूलचंद जी के पुत्र ने कहा, वो बिल्कुल सटीक बात उन्होंने कही, चाहे वो काशीराम जी हो या मूलचंद जी हो या उस जमात के दूसरे लोग हों, उन सबका एक ही मिशन था
वो वापस आप डॉक्टर अम्बेडकर परिषद और उसी कड़ी के हम सब लोग बाहर। तो हमें ये भ्रम, तो हम आज इस श्रद्धांजलि आदरांजलि सभा में इन्हीं बातों के साथ के मूलचंद जी जो अम्बेडकरी आंदोलन के, पूरे अम्बेडकरी आंदोलन के जो अग्रिम पंक्ति के सिपाही हैं, उस कड़ियों को हम जोड़ते रहें, वो कड़ियाँ आगे बनती रहें, उनके लिए यही सबसे बड़ी आदरांजलि होगी। लेकिन देखने में हो ये रहा है, मैं तो अपने परिवार की बात करता हूँ कि जितने भी बामसेफ के ज़्यादातर पुराने लोग, उनके बच्चे, अब नए नए तो वर्कर पैदा हो रहे हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि हमारे बच्चों का कोई रुझान सामाजिक काम में नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो कम से कम उसमें उनमें इतना संस्कार तो पैदा होना ही चाहिए कि अगर कोई साथी सामाजिक कार्य के लिए आया है तो उसका आदर सत्कार किया जाए। ये संस्कार तो हमारी ड्यूटी बनती है, कम से कम कितना तो हम डाल के जाएं। यही मूलचंद जी के लिए सबसे बड़ी आदरणीय सभा होगी। दूसरा, मैंने जो उनकी संगठन में सबसे बड़ी जो क्वालिटी शायद आप लोगों को बहुत कम लोगों को मालूम है, मदन पाल जी और हमारे विनोद पन्ना जी, महेंद्र सिंह जी तो बहुत नज़दीकी लोग थे, उनके साथी थे। हम तो उनके गाँव की माओ की भी आना जाना कभी एक दो बार हुआ है उनके साथ। मैं समझता हूँ जो मैंने महसूस किया कि बामसेफ में जब तक हम उनके साथ रहे, वो सबसे बड़े फंड रेजर थे उस जमाने में, क्योंकि वो पोस्ट पर हुआ करते थे और जिस ऑफिस में भी या जिस अधिकारी के पास चले गए वहाँ से वो कभी खाली हाथ आए नहीं। तो मैंने महसूस किया है संगठन में कि वो सबसे बड़े फंड रेजर थे जब तक वो रहे पोस्ट पर। बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है। मैं इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ मैंने थोड़ा सा समय ज़्यादा लिया है, तो क्योंकि ये बातें हम उस दिन बहुत बिहार में ही हम चाह रहे थे, लेकिन वो आगे हुआ नहीं। और आज हमारे निवेदन पर अमृतलाल जी ने आज के इस कार्यक्रम को समर्पित किया है इस सत्र को। तो मैं पुनः बाबू जी के लिए और अभी आप सभी लोग जो आए हैं उनके सम्मान में बाबू जी को आदरांजलि अर्पित करते हुए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। लोग खड़े हो जाते थे। हमने उनके साथ जहाँ भी जब जाते थे तो उनका बड़ा दबदबा था उस जमाने में। अच्छे अच्छे लोग जो है ना खड़े हो जाते थे उनके। वो खड़े इसलिए हो जाते थे क्योंकि उनका खुद इतना योगदान था समाज में, हर तरह का योगदान था। और हमारे गाजियाबाद के पास ही उनका गांव था, तो गांव का तो हमें बाद में पता चला, लेकिन गाजियाबाद से बहुत ज़्यादा लगाव था। शुभम गाजियाबाद के लोग सेंट्रल ऑफिस में सबसे ज़्यादा आना जाना रहता था, और इसलिए जो है ना गाजियाबाद से तो उनको बहुत विशेष लगाव था। जब भी कोई बात होती थी, मेरे को खुद कई बार फ़ोन किया, हम कई बार मिलने आए गाजियाबाद से सभी साथी उनसे। और एक दिन फिर मदन पाल जी को भी बुला लेते थे, तो एक दिन कहने लगे भाई मदन पाल जी आज चाय बना, ये बहुत अच्छी चाय बनाता है मदन पाल। अभी मैंने की कोई बात नहीं है, ये नहीं यार बनाया, बहुत मतलब दिल खुश थे एकदम। तो आखिरी समय में जब वो उनका ये था तो वो लोगों को खुद फ़ोन करते थे। मेरे को कई बार फ़ोन किया और फिर लोग मिलने भी जाते थे उनसे, मतलब जितने लोग थे उनसे संपर्क में, मैक्सिमम लोग जो है उनसे मिलने जाते थे। और मैं उनके परिवार को जो उन्होंने उनका पूरा इस कारवा में सहयोग किया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर जो भी लोग सभी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा कि मूलचंद जी को हमेशा उनके कार्य के जो उनके मन में है उसी कारनामों को आगे बढ़ाएं, तभी हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जय हिंद। है जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माँ रमाबाई अंबेडकर, मूलचंद जी, काशीराम जी और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने निस्वार्थ सेवा की है, जो मरने के बाद भी हमारे बीच में जिंदा रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो युवा वर्ग है वो हमारे इस संगठन से बिल्कुल नहीं जुड़ रहा है
तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगी कि वो अपने बच्चों को इस संस्था से जोड़ें, ताकि जो जड़ें हमारे इन महान लोगों ने पैदा की हैं, अपना खून पसीना देके इसको सींचा है, वो हर परेशानी में फलती फूलती रहे। सभी को जय हिंद। जब मैं यहाँ नहीं थी, बाहर थी, तो मुझे बाबूजी के बारे में पता लगा तो बहुत दुख हुआ, जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकती। और ये हमारे बाम सेठ के जो स्तंभ थे वो नहीं रहे। हम इनके बताए हुए मार्ग पर चलें और अपनी बाम सेठ का कारवा आगे बढ़ाएं। इस समय पर पहला दिन बाबूजी के आत्मांजलि के लिए समर्पित करने के लिए बेन साहब के कार्यकर्ताओं और समस्त परिवार को जय भीम नमो। उनके तमाम पक्ष थे, साहित्यिक पक्ष था, भावुक पक्ष थे, लाड प्यार के पक्ष थे, गुस्सा के पक्ष थे। वो सारे पक्षों में मजबूत थे। अभी मुझे मेरा तो गुरु थे या प्रथम वामसेठ और फुले की विचारधारा से जोड़ने वाले मेरे प्रेरणादायक स्रोत प्रथम थे। उनके भतीजे मेरठ में नौकरी करते थे बैंक में। दिसंबर 1989 की बात है। मैं ऐसे ही चर्चा करता रहता था कहीं पर, बाबूजी वहाँ गए हुए थे शाम को, किसी भी माध्यम से मैं उन तक पहुँचा। 8-10 लोग थे मेरठ के हम लोग। उन्होंने अपने प्रेरणादायक जो वक्तव्य दिए, उस दिन से मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। जिस वामसेठ को हम कभी कभी जीवन में दूरगामी हिसाब थे, अच्छा नहीं लगता था कि वामसेठ का कार्यकाल, परंतु जब उनके 2 घंटे का कैडर हुआ तो जीवन की दशा ही बदल गई। तो मेरे तो प्रेरणादायक थे। और सबसे बड़ा गुण जो होता है लीडर में, कार्यकर्ता में जुनून पैदा करना, सबसे बड़ा गुण था उनका जुनून पैदा करना। क्योंकि जिस खतरे को बाबा साहब ने संविधान को समर्पित करते हुए महसूस किया था, और वो खतरा आज तक है, बना हुआ है, उस खतरे को कुछ लोगों ने समझा, उसका सामना कैसे किया जा सकता है, इसके लिए एक विचार बनाया, उसके लिए लोगों को तैयार किया और उसकी जिम्मेदारी उस समय के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के डाली। और वो जुनून ऐसा था, बाबा साहब के जाने के बाद कई स्टेप आए, बीपी मौर्य जी आए और तमाम लोग आए। वो थर्मामीटर लगा करके सबको तोड़ते रहे, टूटते रहे लोग, परंतु इस समस्या का समाधान के लिए जिम्मेदारी जो बाबा साहब ने पढ़े लिखे लोगों पर दी थी, उसको महसूस करके उनको कैसे कलेक्ट किया जाए, उनको कैसे ये किया जाए, उनको कैसे उनके द्वारा इस समस्या से लड़ा जाए, वो जुनून पैदा करते थे कार्यकर्ता। बड़े बड़े कैडर लिए, इंसाफ के, वामसेठ के। तो उनका जो सबसे बड़ा प्रेरणादायक बात थी कि स्थिति को वहां तक पहुंचा देना कि आपकी जिम्मेदारी कुछ बनती है देश में और आपको समर्पित हो जाना चाहिए। और उनकी जो कैडर होता था, उसमें हम लोगों ने एक जुनून पैदा हो गया था। ऐसा जुनून पैदा था कि रात और दिन फिर चैन नहीं पड़ता था। रात के वक्त भी जब वामसेठ के अधिवेशन या कोई कार्यक्रम हो, एक हाथ में यही की बाल्टी, एक हाथ में बैनर, हैंडबिल, पूरे शहर में चिपका दिए, जा रहे रात को। और ये सब चीजें उनके अंदर गुण थे। और आज जो स्थिति है, इंसाफ के इस तीसरे राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रथम सत्र जो मान्यवर मूलचंद जी
को आदरांजलि अर्पित करने के लिए समर्पित है। इसमें आए सभी सामाजिक चिंतन के विद्वज लोग, अभी लगभग 1-1.5 घंटा से ये कार्यक्रम चालू है, प्रारंभ है। बहुत सारे उनके करीबी, बहुत अच्छी तरह से पहचानने जानने वाले लोग आए, उनने अपने अपने विचार रखे और मैं देखा हूँ कि इतनी आत्मीयता वाले भी भाव इस मंच पर आए कि या मंच पर ही बात करते करते इतने भावुक हो गए हमारे कई साथी। ये निश्चित बात है कि जहाँ जिससे ज़्यादा आदमी का लगाव होगा तो वहाँ भावुकता निश्चित तौर पर आ जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रकृति का एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जिस भी व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया है तो निश्चित है उसकी मृत्यु असंभावी है। अब सवाल ये है कि हम इतने भावुक फिर भी क्यों हो जाते हैं। हमें एक ऐसे विद्वान व्यक्ति के बारे में आज आदरांजलि में उपस्थित हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति जीवन और मरण के बीच का जो जीवन काल है वो किस तरीके का और किस प्रकार का रहा है। बहुत सारे करोड़ों लोग इस जीवन में इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं और अपना जीवन यापन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या सभी के लिए आदरांजलि इस तरीके से प्रकट करने के लिए तो हम इकट्ठे नहीं होते हैं? तो यदि हम एकत्रित हुए हैं तो निश्चित तौर पर मान्यवर मूलचंद जी में का जो जीवन काल है वो एक बहुत ही विद्वत्ता वाला, प्रेरणास्रोत, कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में रहा है। मैं सन 2000 से उनसे वाकिफ हुआ दिल्ली में। तब मैं उत्तराखंड के एक इंटीरियर जिला है बागेश्वर जनपद, मेरी वहाँ तैनाती थी और आने के बाद मैं उनसे पहली ही मुलाकात में बहुत प्रभावित हुआ उनके बात करने के तरीके से। बहुत सहज सरल स्वभाव उनका लगा और अपनी सहज सरल भाषा में ही बहुत अच्छा प्रभावी तरीके से वो बात बताते थे। यही हमने जब बामसेब का काम करते करते 2004 या 5 की बात है, सीबी रावल जी से कांटेक्ट किया। मैंने कहा भाई हम एक कैडर कैंप कराना चाहते हैं और उसमें बाबूजी को आमंत्रित करना चाहते हैं। तो उस दौरान पता लगा कि बाबूजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो हमने वो कैडर कैंप की जब तक डेट निश्चित नहीं की थी तो हमने इंतजार किया कि बाबूजी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, हम इस कैडर कैंप को तभी आयोजित करेंगे। फिर यहाँ से 10-15 दिन बाद सूचना मिली कि बाबूजी इस समय स्वस्थ हैं और वो कह रहे हैं कि वो डेट रख लें तो मैं आ जाऊँगा। तो हमने रखा। उस समय भी इतना अच्छा स्वास्थ्य नहीं था। आप लोग उत्तराखंड या पहाड़ी एरिया में गए होंगे, आपका अनुभव रहा होगा, वहाँ का सफ़र जो है बड़ा कठिन वाला सफ़र होता है, बड़ा घुमावदार, ऊपर नीचे। तो उस लिहाज से भी लग रहा था कि बाबूजी आएंगे, 2-3 दिन लगेंगे, कोई दिक्कत ना हो। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको काठगोदाम से ही लेंगे। और हुआ भी यही। सीबी रावल जी, इनकी फैमिली और मान्यवर मूलचंद जी काठगोदाम आए और हमने इनको यहीं से रिसीव किया और यहाँ से फिर उनको ले जाके अल्मोड़ा, उसके बाद फिर बागेश्वर जनपद ले गए। वो कैडर कैंप जो हुआ वहाँ पे, उसमें लगभग मेरे ख्याल से जितने लोग यहाँ उपस्थित थे इससे भी ज़्यादा रहे और वो 2 दिन का कैडर कैंप रहा है। करीबन मेरे ख्याल से 100-150 लोग लगभग रहे। और ये मैं ही नहीं, जो उत्तराखंड में उस कैडर कैंप में उपस्थित रहे हैं उन्होंने भी इतना तारीफ किया कि इतना सहजता सरलता से बात करने वाले व्यक्ति हमने नहीं देखा, जो सीधे छाप छोड़ता है। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी मान्यवर मूलचंद जी थे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भावुक होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन साथ साथ अभी सीबी रावल जी ने इशारा किया कि बाबूजी का जो प्रेरणादायी एक संदेश था जो बाएं तरफ लिखा है, इसको सब आप कैमरे में ले जाइए, इसको पढ़िए बार बार। उनका कहना यही था कि इस देश में जब तक हमारा संवैधानिक लोकतंत्र जिंदा रहेगा, स्थापित रहेगा, तब तक जो है हम लोगों को कोई ऐसे खतरे या डरने की बात नहीं है। और उसको जिंदा रखने के लिए हमको दिन प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन काम करने के लिए
अभी सबसे पहली बात तो वही है कि हमको आपस में सामंजस्य स्थापित करके एकता के एक सूत्र में आना पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं है। उन्होंने लिखा भी अंत में कि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, चाहे हम कहीं भी काम कर रहे हों और किसी भी प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हों, ये भी कोई दो राय की बात नहीं है कि कहीं भी कर रहे हों, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस मुद्दे पर कम से कम कि इस भारत के संविधान के लोकतंत्र को यदि हमें जिंदा रखना है, और जिंदा ही रखना नहीं, उसको पूरा मतलब एक तरह से इम्प्लीमेंट हो लोकतंत्र की व्यवस्था, तो उसके लिए दिन रात काम करना है, मेहनत करना है। यदि हम ऐसा, जितने भी इस प्रांगण में उपस्थित हैं, यदि ऐसा यहाँ से हम एक प्रण लेके जाते हैं या भाव लेकर जाते हैं, तो मैं मानता हूँ कि ये आज मान्यवर मूलचंद जी के लिए सबसे बड़ी आदरांजलि होगी। ये बात मूलचंद जी का मैं तो असल में मैं रहता हूँ अशोक शालीमार बाग में, वो रहते थे अशोक नगर, रोड बीच में है। तो मैं जब भी जाता था वो मुझे कभी 5 साल कार्य अपना एक फैमिली मेम्बर समझते थे और एक ब्रदरली डील करते थे। और जब भी मैं जाता, और एक दिन गया मैं, तो मैं स्कूटी कार खड़ी थी उसके घर के आगे, तो वहाँ मुझे कार स्कूटी खड़ी करने जगह नहीं मिली, मैं घुमाता रहा। तो मुझे सुन लिया ये मदन पाल की स्कूटी, ये पता नहीं आ क्यों नहीं रहा। मैं खड़ी करके गया, कल मैं यही सोच रहा था मदन पाल की स्कूटी ऊपर वो क्यों नहीं आ रहा, मैं कैसे जगह नहीं मिली। तो उनका ये मेरा अटैचमेंट था, फैमिली अटैचमेंट था। और उनका जो अभी जो चर्चा चली है बहुत उनका करबट रहा है। और उनके घर में अक्सर जैसे मीटिंग होती थी तो वहाँ का खाना पीने का ये मैडम जी बनाती थी, मतलब अकेली ही बनाती थी, बड़ी तकलीफ होती थी इनको, लेकिन करती थी। और उनका जो उनकी एसेंस में जो परिवार को देखा है इन्होंने, तो इनका त्याग और बलिदान इनका सराहनीय है और इसको सलाम है। वैसे तो जो हमारे बाम साहब की कार्यकर्ताओं की पत्नियाँ हैं, सभी के साथ प्रॉब्लम है, वो घर संभालती हैं, हम बाहर रहते हैं। तब जैसे यही बैठी हैं डॉक्टर चौधरी की मिसेज हैं, और मोरीराम जी की आशा हैं, और सुभाष जी की मिसेज, ये आए हुए हैं, और कौन कौन है होंगे, एक सभी के साथ प्रॉब्लम है। पर इस प्रॉब्लम की कभी परवाह नहीं करते थे, अपना काम करते रहते हैं। मुझे भी मैं बैठाते रहते नहीं यार बैठ। और जब भी उनके घर जाता मैं ऐसे कि बर्तन वो करते, कहाँ जाए, बैठ जाए, ये सो जा, रसोई में जाकर ये सो जा, ऐसी उसकी डीलिंग थी। और उनकी बहुत बातें हैं। जब उन्होंने चंडीगढ़ में नौकरी करते थे, उन्होंने कार ली थी, उस कार को दिल्ली में रखते थे, और शुक्रवार की शाम को दिल्ली में आ जाते थे, और शनिवार को इतवार को हमको साथ लेकर के दिल्ली के गांव में घूमते थे। उस समय माननीय श्री मोलीराम जी दिल्ली के अध्यक्ष थे, गांव में जाते थे, भी कैसे घूम रहे हो, भाई स्टेट में कहते भाई चमार चूड़ों को हम अकल बांटते फिर रहे हैं, ऐसे कहते थे वो, नारे होते रहे। मैंने फिर वो कहते जी हमें चलो भाई, तो उनका इस तरह का एटीट्यूड था। और गांव में घूमते थे। और शहर में एक बार 2007 में अभियान जनसंपर्क अभियान निकाला बाम साहब ने, तो उसमें मूलचंद जी ड्यूटी लगा दी, भाई आप जो ना राजस्थान को देखो, मदन पाल को साथ ले जाओ, राजस्थान देखो। बुलाया, कहने लगे भी राजस्थान चलना है, मैं 1 हफ्ता रहेगा, और किराया भी नहीं है बाम साहब के पास में, वो तो हम तुमको ही भरना है, 3000 तेरे को देना है, 2000 वो देगा। मैंने कहा साहब चलो कोई बात नहीं। 1 हफ्ते घूमते रहे, वो धूप पड़ रही थी, मेरा मई जून का महीना था, तो वहाँ तो पानी भी पीने को नहीं मिलता दूर दूर तक। पहले यहाँ से गए जयपुर से गए अजमेर में चुरू आए, फिर जयपुर में चुरू आए, तो ऐसे पिया माल पीरियड है बिल्कुल चुरू, वहाँ जाकर तैयारी की। और यहाँ फिर दिल्ली आए, उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे में तैयारी कर दी है जनसभा यात्रा। फिर मुझसे कह लगे भाई तेरे को जनसभा यात्रा को अजमेर में जाकर रिसीव करना है, ऐसा उसके लिए क्या करना है। कहला तू जा, यहाँ से जा चुरू, वहाँ तैयारी करके जा, उसके बाद जा तू जयपुर, वहाँ तैयारी करके जा, उसके बाद जा अजमेर, और उधर से यात्रा आएगी तो उसको रिसीव करें, उसके साथ ही फिर हम चलेंगे, तुम चले आना हो दिन में। मैंने तो ऐसे उन्होंने उनका मार्गदर्शन, उनका कार्य, उनकी जो कमिटमेंट है, और जो लोगों के दिमाग को मोड़ना है। बहुत ऐसे लोग टकराते थे, उनको उनमें कला थी, और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा।
असल में फील्ड में मैं तो अभी बताया इन्होंने, मैं ऑफिस सेक्रेटरी था, तो मैं ज़्यादा लिखा बढ़िया काम करता था, स्पीच मेरे से नहीं आती थी। उन्होंने जबरदस्ती ले जाते थे फील्ड में और जाकर खड़े करते थे, बोल इसमें इस स्टॉप पे बोल, स्टॉप पे बोल। तो आज जो है आज हमारे बीच में नहीं है, उनका एक अपूर्ण क्षति है समाज के लिए, तो उनके परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। और साथ में हम उनको क्या करें, नमन करते हैं। और लास्ट में ये बस उनके मार्गदर्शन पर जो उनका कारवां है छोड़ गए हैं, मैं कहता हूँ हमारे साथ ही उसको चला रहे हैं। वो वक्ता चल रही है, सही ढंग से चल रही है। इस देश के अंदर मैगजीन चलाना इतना टेढ़ा काम है, उसको कर रहे हैं, हिसाब भी चला रहे हैं, बामसर भी चल रही है। तो साथियों मैं समझता हूँ उनके एक इस बात को, उनके जो कार्य किए हैं उनको याद करते हुए हम सभी को सबक लेना है भाई हमें समाज के लिए क्या करना है। नहीं हमारे बीच में तो बहुत कुछ सिखा कर गए हम सबको, बहुत ही मोहल्ले में बैठे हैं और भी हैं बहुत लोग जो उनकी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं, सिखा कर गए हैं और याद आते रहे हैं, आते रहेंगे। और कहना तो बहुत कुछ है, थोड़ा सा आज समय भी कम है, बाकी बहुत कुछ सिखा के गए सभी को जाके बहुत अच्छा। मैं भी उनकी एक प्रदर्शनी लगाने का मेरा विचार है कि मैं उनकी एक प्रदर्शनी जावी में कर जाऊँगा या अपने मेरी लाइब्रेरी है वहाँ पर मैं एक पूरे रूम के अंदर इनकी प्रदर्शनी लगा सकेगा। तो साथियों जय भीम। और जितने भी साथी आज इतना कीमती समय निकाल करके यहाँ आए हैं, साथियों मैं बामसेब में जब जुड़ा 79 का जब नेशनल कन्वेंशन था तो मुझे नेत्रपाल भाई साहब थे, मेरे मामा जी के लड़के जो आज यहाँ इत्तेफाक से बैठे हुए हैं, उन्होंने बामसेब से मुझे जोड़ा और लगातार हम बामसेब में काम करते रहे, अपनी जिम्मेदारी को निभाया। पहली मुलाकात मेरी बाबूजी से दिल्ली हेड ऑफिस पे 53-23 हरदयाल सिंह रोड पर मुलाकात हुई और उन्होंने मेरे से आके पूछा, साहब मान्यवर काशीराम जी अंदर थे कि भाई मुझे साहब से मिलना है। मैंने कहा सर आप कहाँ से आए हो? मैं लखनऊ से आया हूँ, पोस्टिंग लखनऊ में थी। तब मेरी मुलाकात बाबूजी से तब हुई थी, तो मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई एक अधिकारी लखनऊ से चल करके समाज की सेवा करने यहाँ आया है। उन दिनों बहुत सारे लोग आराम परिस्थिति में लोग अधिकारी रहते थे, लेकिन ये मुझे सुन करके बड़ी खुशी भी हुई और मुझे खुद जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि वाकई बाबा साहब ने जो हमारे लिए एम्प्लॉय के लिए या सभी वर्ग के लिए जो किया है, और बाबा साहब ने एम्प्लॉय को नालायक घोषित किया था 18 मार्च 1956 को कि भाई इन्होंने बाबा साहब को जो धोखा दिया है, जितने पढ़ लिख करके लोग आए थे, बाबा साहब सोचते थे कि भाई ये समाज की सेवा करेंगे, लेकिन मैं देखता हूँ कि क्लर्कों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। तो बाबा साहब ने इनको एम्प्लॉय को नालायक घोषित किया था, लेकिन जो नालायक अपने आप को माने वो बामसेब में आ गए कि वाकई हम नालायक हैं कि दूसरे का हिस्सा लेकर के हम नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी नालायकी बामसेब के माध्यम से दूर करी है। तो आज यहाँ सारे एम्प्लॉय हैं। तो बाबूजी को मैं जब से देख रहा हूँ, और जब बेंगलोर का नेशनल कन्वेंशन हुआ था उस टाइम, उस वक्त में बाबूजी अच्छी पोस्ट पे थे। उस टाइम पता चला था कि बाबूजी ने 40,000 रुपये खर्च करके काफी लोगों को अपनी जेब से नेशनल कन्वेंशन में लेकर के गए और उनका सारा खर्चा बाबूजी ने खर्च किया। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं। हम अपने बच्चों के पालन पोषण में तो जरूर हम व्यस्त हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम अधिकारी लोग हैं, ये एम्प्लॉय बहुत सारे कम लोग हैं जो बाबा साहब की उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो बाबूजी उनमें से एक थे, और बाकी जैसे साहब मदन पाल जी ने भी बताया, उनके बहुत करीबी रहे हैं, बहुत सारे लोग जो आज उनके साथ में हैं। तो ये मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि भाई उन्होंने जो बाबा साहब का जो कारवां जो शुरुआत करी, और वो आखिरी दम तक, कि पहले मैं ऐसे आदमी बहुत आदमी को कम देख रहा हूँ जो पूरी जिंदगी में, वरना तो 8-10 साल पहले लोग अपने बीवी बच्चों में मस्त हो जाते हैं, लेकिन वो आखिरी दम तक भी समाज की सेवा स्थिति नहीं रहती थी। तब भी अशोक विहार में मदन पाल जी उनके बारे में बताते रहते थे। हम गाजियाबाद से, मैं महेंद्र सिंह रामेश्वर दयाल जी, हम कई बार व्यक्तिगत हम उनसे मिलने गए,
इसीलिए कि भाई वो इस उम्र में आज भी उनके अंदर ये पीड़ा है बाबा साहब के प्रति, समाज के प्रति, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज के मौके पर मैं यही कहना चाहूंगा, जो बाबूजी ने जो समाज को दिया है, हम भी अपना योगदान, जितनी भी हमारी हैसियत है, जितना भी हमारे पास समय है, पैसा, समय जो भी है, हमें बाबूजी से एक शिक्षा लेनी चाहिए कि बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम तभी है कि जब हम भी अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें। तो मेरी भी बाबूजी को यही श्रद्धांजलि है और मैं सभी का धन्यवाद अदा करूंगा कि जो लोग यहाँ आए हैं, अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। और हमें आगे बढ़ने की जो मूव दी है, उसके लिए हम उनके कोट कोट आभारी हैं। मानव मूल्य के प्रहरी, तुमको अभिनंदन करता हूं, नतमस्तक हो तेरे चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाता हूं। मानवर मूलचंद जी की आज जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, उसमें मैं सेंटर की तरफ से बाबूजी को भावभीनी श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। साथियों, बाबूजी को मैंने पहली बार 95 में 2 दिन का दिल्ली में एक इंसाफ का कैंप हो रहा था। उस समय एक नाटक भी पेश होना था और उस समय 95 में बड़ी इंटरनल हलचल भी हो रही थी। तो मैं उस समय दिल्ली आया हुआ था सहारनपुर से, तब मैंने पहली बार उनको देखा था और जब से फिर कोई गैप नहीं हुआ। जो मैंने उनके व्यक्तित्व में देखा, एक सीनियर IAS की पोस्ट से रिटायर होकर वो उन्होंने कभी लोगों में जो नॉर्मली एक अहम सा आ जाता है तो मैं किस लेवल पर मैंने काम किया है, वो जमीन ग्रास रूट के व्यक्ति से भी जुड़ने में उन्हें कभी हिचक नहीं होती थी। एकदम स्पष्टवादी, कोई उन्हें ऐसा मैंने नहीं देखा कि कोई ईगो हो, इस लेवल के व्यक्ति से बात करनी है, मेरा बात करने का लेवल ये है, ऐसा नहीं था। चाहे वो जमीन पर बैठा हुआ आदमी है, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे है, मैंने देखा इतनी निर्भीकता। एक बार की घटना वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। काशीराम जी की कि रात में बहुत ज्यादा ठंड थी, यही दिसंबर जनवरी का महीना था, उस समय फोन भी नहीं होते थे। कहते रात को 2:30 बजे के करीब काशीराम ने मेरी घर का दरवाजा खटखटाया। ठंड पड़ रही थी, गाड़ी करीब 200 मीटर दूर खड़ी, किसी को पता न चले, आगे बैठ गए कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मुझे पैसा चाहिए। कह रहे अब 2:30 बजे मैं किसको फोन करूं, किसको जगाऊं। वो स्थिति बड़ी अजीब सी हो जाती है कि रात में 2:30 बज रहा है। पहले पूछा खाना खाया है, कहते नहीं कुछ नहीं, एक सॉल सी ओढ़ी थी। तो कह रहा मैंने सारा अरेंजमेंट किया और दिल्ली में जब भी हम घर गए, आंटी जी की रोटियां मैंने जरूर खाई। मुझे आज भी वो प्यार में देखा कि जो परिवार बाप से के साथ जुड़ा रहा, उनके अंदर वो अपनापन, किसी रिश्तेदारी में आप चाहे भले ही अपने बेटे के यहाँ क्यों ना चले जाएं, आपको एक गैप महसूस होता है। लेकिन बामसेन के परिवार के बीच में वो गैप नहीं देखा। साथ ही मैंने देखा बाबूजी के अंदर जो अपनापन है, निर्भीकता तो थी, लेकिन इतना घुल मिल जाना, एकदम आपको लगेगा नहीं कि कोई गैप आपके बीच में है। और जिंदगी मैंने देखा काम करते हुए कभी उनकी अपनी कोई डिजायर नहीं देखी। संगठन में भी मैंने बहुत सारी डिजायर देखते हैं लोगों में, पर मैंने बाबूजी में कभी डिजायर नहीं देखी। 95, 96 का भी था, तब भी मैंने देखा उनमें कोई डिजायर नहीं थी। जो जिम्मेदारी संगठन ने दे दी, चैलेंज दिया कि ये काम आपने करना है, और वो चैलेंज, जो भी काम चैलेंज का होता था बामसेन की तरफ से या इंसाफ की तरफ से, वो हमेशा बाबूजी को दिया जाता था और उसको बखूबी निभाते थे। हमने संस्वाद देखा, संविधान विरोध अभियान समिति बनी थी, उसको लीड किया, गांव-गांव तक गए
और उसको बखूबी मंजिल तक पहुंचाया। और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी अहम हमने जो अम्बेडकर भवन में उसको समापन भी किया और देखा उसका रिजल्ट कि जब वो समिति जो बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि संविधान बहुत अच्छा है। तो मैं यही कहूंगा, मैंने जो अपने देखा कि वो एक ऐसा चिराग थे जो खुद जलते थे और अपने जलने से ही रोशनी देके गए समाज में। हमें संगठन बहुत बने हुए काम से इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन काशीराम जी के साथ करने वाले उन चंद लोगों में से बाबूजी थे। और आज भले ही बाम से बहुत टुकड़ों में है, लेकिन जब हम समाज में देखते हैं तो वो चाहे ओबीसी में बहुत सारे आज इस्पात पैदा हो गए, हर जाति में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फुले को अपना आदर्श माने लोग पैदा हो गए जो मानते हैं कि हम उनके बच्चे। जो शुरुआत की संगठन ने उनमें बाबूजी बड़े अहम रोल मैंने देखता, शुरू से देखा मैंने उनका रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि एक मूक वक्ता में भी एक जो अहम चैलेंज था जो शुरू किया था उन्होंने, और एक अपनी एक अलग पहचान दी मूक वक्ता की, और आज हमारे साथी उसको आगे चला रहे हैं। और यही है कि हम उनकी कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि जो काम अधूरा छोड़ के गए हैं, जो एक जंग की बात करके गए हैं, वो जंग हम सबको मिलकर के लड़नी है। जो बाबा साहब ने भी देखा था कि जंग हमें लड़नी है, वही हम उनके लिए सच्ची हमारी आदरांजलि होगी कि जो काम वो आधा छोड़ के गए हम सब उसको पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। एक बार फिर बाबूजी को मेरी कोटि कोटि नमन, भावभीनी आदरांजलि। जय भीम, जय भारत।